आज़ाद समाज पार्टी नहीं होती तो एक 30 साल का नौजवान जनरल सीट से चुनाव नहीं लड़ता, और किसी और पार्टी में होते तो शायद अभी झंडा उठा रहे होते। आरसी के मुद्दा पे फ्री मेडिकल कैंप लगवाना, बच्चों को पढ़ाना, इन तमाम चीज़ों, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा 5-5 जगह अभी तक लगा चुका हूँ, जो अभी कोई नेता मंत्री नहीं किया होगा। आप सोच सकते हैं मुसलमानों के लिए, वो तेजस्वी यादव जी नहीं सोच सकते हैं, नीतीश कुमार जी नहीं सोच सकते हैं, वो ओवैसी साहब ही सोच सकते हैं। और मुस्लिम भाइयों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने भाइयों को, और आप में जो एकता है, उस एकता का परिचय देते हुए आप ओवैसी साहब को गले लगाइए, उनको बी टीम मत घोषित करिए। करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता रहे हैं, देखिए, काम इस वजह से नहीं होता है कि नेताजी ठेकेदारी देते हैं किसी को तो 10% 20% उसमें कमीशन लेते हैं, लेकिन संतोष अम्बेडकर अगर विधायक बनता है तो आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करते हैं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के जितने हमारे जनता है, मैं किसी को टेंडर दूंगा तो उसमें से 1 रुपया उससे कमी, वेस्टर्न तरीके से इन लोगों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रत्याशी शानू कुमार उर्फ संतोष अम्बेडकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन से एक मजबूत कैंडिडेट विजेंद्र चौधरी हैं, इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं। शानू कुमार लगातार अम्बेडकराइट मूवमेंट में एक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। उन्होंने लगातार विचारधारा को लेकर के काम किया और यहाँ पर सामाजिक कार्यों में भी लगातार ये सक्रिय रहे हैं हमेशा। अभी इस वक्त इन्होंने चुनावी प्रक्रिया में भी कदम रखा है, चुनावी मैदान में भी कदम रखा है। किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या इनके मुद्दे यहाँ पे लोकल सतह पे है और इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को क्यों चुना है अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, इन मुद्दों पे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले संतोष अम्बेडकर, आपका वेलकम है इंसाफ टाइम्स पर। बहुत बहुत आभार आप सबका। जय भीम, जय मीम, जय जोहार। कैसी तैयारी चल रही है आपकी शहरी विधानसभा से इस वक्त चुनावी तैयारी? एकदम बहुत शानदार है और चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बार दलित मुस्लिम एकता जो बना है, उस एकता का परिचय देते हुए इस बार हम लोग जीत का परचम लहराने जा रहे हैं, और 75 वर्षों का इतिहास जो नहीं टूट पाया वो इस बार हम लोग तोड़ देंगे। बिहार में ये माना जाता है कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से लड़ना हो, बीजेपी और आरएसएस की जो पूरी राजनीति है उससे लड़ना हो, तो यहाँ पर एम वाई समीकरण ही उसका मुकाबला करता है। और उसके साथ जो है समाज के दीगर तबकात जो जुड़े होते हैं, चाहे वो दलित हों या पिछड़े समाज के दूसरे अलग अलग कास्ट हों या अति पिछड़े हों, और यही तारीख रही है बिहार में। ऐसे वक्त में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक अलग गठबंधन बना कर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नहीं लग रहा है आपको कि बीजेपी और आरएसएस और एनडीए के लिए रास्ता साफ होगा आपकी वजह से? देखिए, एक्चुअली हम बहुत अच्छा सवाल है। समीकरण जो एम वाई कहते थे, एम डी समीकरण, मुस्लिम और दलित समीकरण, उसके दो बड़े रहनुमा हैं, एक चंद्रशेखर आज़ाद जी और असदुद्दीन ओवैसी साहब। और इन तमाम जो संघी लोग हैं, उनको संघी लोग ही कह सकते हैं, कि वो लोग बार बार इन दोनों पे ही आरोप लगता रहा है कि ये बीजेपी का बी टीम है। लेकिन नहीं, इस बार दोनों भाइयों ने इस गठबंधन, जीडीए गठबंधन बना करके एक साबित कर दिया और समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि आइए। और ये परिचय बाबा साहब अम्बेडकर के समय का ही है, कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी मुस्लिम समाज ने ही भेजने का काम किया था। तो आज वो वक्त आ गया है कि आज दलित मुस्लिम समीकरण ऐसा बन गया है, और इस देश में एक 22% 23% की आबादी और 20% की आबादी, आज दोनों एक हो गए हैं, और इस पर सत्ता परिवर्तन हम लोग करने जा रहे हैं। रही बात कि जो लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं हमारी वोट काट करके, तो क्या हम पैदा इसलिए बने कि हम वोट देते रहें? और हमारा खुद का विकास करना है तो मैं खुद से कुर्सी पे बैठूंगा और खुद से अपनी समाज का, अपने हक अधिकार के लिए हम काम करेंगे। और जो हम कर सकते हैं वो दूसरा कभी नहीं कर सकता। तो हम इसे आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि अब एमडी समीकरण बना है। एमडी समीकरण में हम लोग सिर्फ ये दो कम्युनिटी ही आ गए हैं, तो हम लोग तहलका मचाने जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की धरती में हम बता रहे हैं। आप एमडी समीकरण की बात कर रहे हैं। एमडी समीकरण एक कामयाब, एक सफल जो है प्रयास रहा उत्तर प्रदेश में। बहन कुमारी मायावती जी ने एमडी समीकरण के ज़रिए से, बामसेफ और बीएसपी के ज़रिए से उत्तर प्रदेश में हुकूमत भी बनाया है, और उसमें अहम भूमिका एमडी समीकरण का रहा। तो मायावती के रहते हुए अभी भी मायावती मौजूद है, बसपा जो है मौजूद है, बिहार में भी सक्रिय है, पिछली बार भी एक सीट उन्होंने जीता था। ऐसे वक्त में आपने आज़ाद समाज पार्टी को क्यों चुना, जबकि एक सफल प्रयास मौजूद था बहुजन समाज पार्टी का? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग का आइडियोलॉजी है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का। और उससे जैसे ही आप हटेंगे तो जो बाबा साहब अम्बेडकर और अम्बेडकराइट्स जो एक टैग है हम लोग का, एक भी आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी से हट जाते हैं। तो ठीक वहाँ पे इसी तरह हुआ, जैसे ही एमडी समीकरण से हटे आप ट्रैक से उतर गए। लेकिन
अभी वर्तमान समय में पूरे देश में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी संगठन है जो निरंतर हर समस्याओं से लड़ती है, और जिस वजह से आज़ाद समाज पार्टी का आइडियोलॉजी और हमारे नेता बेईमानों से, सामंतियों से लड़ते हैं, जिस वजह से हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के एकदम पक्का कैडर हम लोग कार्यकर्ता हैं, और उसके माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात बताते हैं, आज़ाद समाज पार्टी नहीं होती तो एक 30 साल का नौजवान जनरल सीट से चुनाव नहीं लड़ता, और किसी और पार्टी में होते तो शायद अभी झंडा उठा रहे होते। आज चुनाव नहीं लड़ते। तो ये आज़ाद समाज पार्टी जो हम लोग को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का काम किया। आपने बिहार में जो जीडीए गठबंधन बनाया, ओवैसी साहब के साथ बनाया। ओवैसी साहब पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरह कम्युनल पार्टी है, जो हिंदू मुस्लिम करती है, या एक ख़ास मुस्लिम धर्म को जो उकसाने का काम करती है। इस तरह से पेश किया जाता है। जैसे कि अभी जब संजय यादव से सवाल किया गया, आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, कि आपने एमआईएम को अपने साथ क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने जवाब दिया कि फिर भाजपा में और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा, जो पॉलिटिक्स भाजपा करे वही एमआईएम कर रही है, भाजपा से गठबंधन नहीं कर सकते तो एमआईएम से क्यों करें। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? अभी हम बताएं ना कि ये दोनों को जो बी टीम बनाए हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को और ओवैसी साहब को, ये दुर्भाग्य है। और हम अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, दलित मुस्लिम समाज के लोग, जो ओवैसी साहब सोच सकते हैं मुसलमानों के लिए, वो तेजस्वी यादव जी नहीं सोच सकते हैं, नीतीश कुमार जी नहीं सोच सकते हैं, वो ओवैसी साहब ही सोच सकते हैं। और मुस्लिम भाइयों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने भाइयों को, और आप में जो एकता है, उस एकता का परिचय देते हुए आप ओवैसी साहब को गले लगाइए, उनको बी टीम मत घोषित करिए। जो हमारे समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, वो शायद, हमको नहीं लगता है कि अभी तक इस देश में मुसलमानों के इतने बड़े लीडर हो सकते हैं कोई, जो वो हैं। और ठीक उसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको भी बी टीम घोषित किए हुआ है। लेकिन हमारा समाज नासमझ है थोड़ी देर के लिए, लेकिन भोला भाला है, नेक दिल इंसान होते हैं, अब समझने लगे हैं। अभी मैं आपका हैंडबिल देख रहा था, उसमें कई सारे काम आपने गिनाए हैं जो आप पास्ट में आपने किए हैं, जिसमें आपने ये मेडिकल कैंप्स भी बताए हैं, आपने छात्रवृत्ति देने की बातें भी की है। किस तरह के एक्टिविटीज़ कार्य आप पहले करते रहे हैं दलित समाज के लिए या बहुजन समाज के लिए? जी जी बिल्कुल, आप जैसा कि आप देख सकते हैं इस हैंडबिल में जो हमारा वर्क है, उस वर्क को मैंने दिखाया है लोगों के बीच में, वर्क की मैंने क्या किया है। वक्फ के मुद्दा पे, एनआरसी के मुद्दा पे, फ्री मेडिकल कैंप लगवाना, बच्चों को पढ़ाना, इन तमाम चीज़ों, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा 5-5 जगह अभी तक लगा चुका हूँ, जो अभी कोई नेता मंत्री नहीं किया होगा। लेकिन हम एक साधारण से लोग हैं, जिस वजह से हम स्थापित नहीं हो पाए, और मुझे लगा कि काम किया हूँ जिस वजह से समाज के बीच में जाना चाहिए। और आपको बता रहे हैं कि जितना काम किए, और इस हैंडबिल में जो पोस्टर देख रहे हैं, दलित, मुसलमान, अति पिछड़े के बच्चे जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम किए पटना में एजुकेशन का, तो आज वो यही काम को लेकर जा रहे हैं लोगों में, और इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। पैसा तो नहीं है हमारे पास, बैनर पोस्टर नहीं है, बड़ा बड़ा नेताओं का देखिए 10-10 गाड़ी घूम रहा है, हमारे पास नहीं है पैसा। हम अपने समाज के लोगों से आज अपील करेंगे कि आप एक वोट और नोट देने का भी काम करें, कि ताकि यहाँ पे हम स्थापित हो। और जब नहीं थे कुछ, तब हमने इतना काम किया। अगर सत्ता में बैठे, ताकत आई कलम में, तो हम बता रहे हैं कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे भी हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। कि हमारा प्लानिंग है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय खोलना, निःशुल्क अस्पताल खोलना, निःशुल्क बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम खोलना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम काम करें। हमारा मैनिफेस्टो इतना शानदार है कि हम कह रहे हैं कि किसी भी नेता का इतना शानदार मैनिफेस्टो नहीं होगा। हम चाहेंगे कि आपके कैमरामैन है भाई, इस मैनिफेस्टो को एक बार जरूर दिखाइएगा कि इस मैनिफेस्टो में मैंने क्या क्या डाला है। और सिर्फ दलित, मुस्लिम, वंचित समाज के लोगों के लिए ये मैनिफेस्टो है। और मुझे लगता है कि ये अगर शहर में लागू हो गया, तो आने वाले समय में हमारे समाज का काया पलट होगा। ये सारे काम तो नीतीश कुमार जी कर ही रहे हैं। उन्होंने अम्बेडकर हॉस्टल भी बनाया, उन्होंने माइनॉरिटी हॉस्टल भी बनाया, उन्होंने ईबीसी के लिए, ओबीसी के लिए बनाया। ये सारे काम तो कर ही रहे हैं नीतीश कुमार जी। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, एहसान थोड़ी कर रहे हैं बना करके, एहसान तो नहीं कर रहे हैं। ये संवैधानिक, ये अरे तो आपने काम किया, आपको समाज जब तक काम किया, आपको लोगों ने आपको स्थापित करने का 20 साल आपको दिया, 25 आपना चाहिए भाई। ये तो राजतंत्र नहीं है ना, राजा का तो राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनता के लिए काम करेगा वो स्थापित रहेगा, नहीं काम करेगा हटा दिए जाएंगे, लात मार के हटाए जाएंगे। इस बात को भरोसा दिलाते हैं, समाज हमारा समझ गया है,
जब तक भेड़ बकरी की तरह हमारे दलित समाज मुस्लिम समाज के लोग को हरका दिया जाता था, किसी को हिंदू के नाम पे मुसलमान के नाम पे, और वो चले जाते थे। लेकिन अब हमारी समाज के भोले भाले समाज समझ गए हैं कि हम हमारा नेता कौन हो सकता है, हमारा हितैषी कौन हो सकता है, जिस वजह से अब हम लोग सत्ता में स्थापित हुए। हम तो कह रहे हैं कि एक 30 साल का नौजवान जनरल सीट पे चुनाव लड़ने आया है, जो 75 साल में दलित मुसलमान अति पिछड़ा का बेटा मुजफ्फरपुर में नगर विधानसभा से कभी विधायक बना ही नहीं। हमारी आबादी दो दलित मुस्लिम जाति का 1 लाख वोटर है, और हम फिर भी विधायक नहीं बन पा रहे हैं। विधायक कौन बन पा रहा है? समंती लोग, बाहुबली लोग, धन्ना सेठ लोग। तो अब नहीं चलेगा ये बात, और हमारे समाज के लोग समझ गए इस बार एकदम मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, आपने तो अपना मैनिफेस्टो बताया कि समाज के लिए आप क्या करेंगे। यहाँ डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर के ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या नाकामियाँ हैं पिछले विधायकों की जो आप सामने रख रहे हैं जनता के, और आप उसमें क्या करेंगे? देखिए, जितने भी नेता रहे हैं अभी तक 1952 से लेकर के अभी तक सिर्फ 8 विधायक रहे हैं। इससे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, देश के राष्ट्रपति बदल चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर में अभी तक सिर्फ 8 विधायक हुए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मेरा सवाल है। नहीं नहीं, काम नहीं किया ना, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। आप बताइए किसी दलित मुस्लिम बस्ती में चलिए, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं कल घुमा हूं कई जगहों पे, वहां पे आज भी रोड नहीं है, नाला नहीं है। ये दुर्भाग्य है। ये बगल में धीरन पट्टी है, आप चलिए चंदवारा चलिए, रोड पे नाली इतना सारा सारा पानी है, जिस वजह से हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। कैसे मतलब आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है? मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी में आता है, 1200 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है यहाँ पे, किसी को कोई चिंता नहीं है, कि पूछने वाला नहीं है। जो पूछेगा उसको गोली मार दिया जाएगा, जिस वजह से कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन हम भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, सवाल भी करेंगे और काम भी करवाएंगे, इस बात को कहते हैं। और हम जितने भी नेता हैं वो तमाम लोग सिर्फ रोड नाला बिजली पानी के मुद्दों को ही लेकर के चुनाव लड़ा है बस। और हमारी जनता को भी यही चाहिए। लेकिन इस बार जनता से हम अपील किए हैं कि जनता के लिए हम क्या करेंगे। तो हमारा हम जिस काम के उद्देश्य से आए हैं कि आज भी मेहतर समाज, डोम समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज के लोग रोड नाला पे बसे हुए हैं। उन तमाम लोगों को मेरा पहला प्राथमिकता है कि इन तमाम लोगों को सबसे पहले पक्का का घर दिलवाने का काम करेंगे। उनको अस्थायी रूप से उनको पक्का का मकान मिले, अस्थायी रूप से रहें। और उनके बच्चों के लिए हम शहर के हर वार्ड में एक बेहतर लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। और उसके बाद में आइए कि खास तौर से मुजफ्फरपुर शहर में जितने भी सरकारी डॉक्टर है वो डॉक्टर मनमानी फीस, सरकारी डॉक्टर मनमानी फीस ले रहे हैं, मनमानी जांच कर रहे हैं, मनमानी दवा ले रहे हैं, दवा दे करके पैसा लूट रहे हैं। उन तमाम लोगों को उनकी जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे कि तुम्हारी जॉब जहां है वहां पे करना पड़ेगा और गरीबों को इलाज करना पड़ेगा मुफ्त में। तो हमारा सरकारी डॉक्टरों पे कमान एकदम बहुत तगड़ा होने जा रहा है। शहर के सभी वार्ड में हम एक मोहल्ला क्लिनिक एक होता है वो खोलने जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ एक एम्बुलेंस भी रहेगी वहाँ पे। जब भी किसी को समस्या होगा तो वो जा करके उसे एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर सकता है। सभी मदरसों में, मदरसों और मस्जिदों का मरम्मत, उसमें शैक्षणिक चीज़ों को लेकर के हम लोग आए हैं कि उसमें बच्चों के लिए हाईटेक तौर पे लैपटॉप, कंप्यूटर, इन तमाम चीज़ों को रख करके उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा कि सभी वार्ड में हमने एक प्रावधान रखा है कि प्रयास है हमारा कि हर वार्ड में आपको एक पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर शहर बहुत बड़ा है, दूसरा शहर है, लेकिन यहाँ पे कोई पार्किंग का कोई सुविधा उविधा नहीं है। एक बात और कहना चाहते हैं कि इस शहर में यातायात का कोई पालन नहीं होता है, जाम ताम आपको हमेशा दिखने को मिलेगा। इस पर भी हम लोग काम करेंगे। खासतौर जो फुटकर विक्रेता दुकानदार हैं जो अतिक्रमण के नाम पर उनको हटा दिए जाते हैं, उन लोगों को अस्थायी रूप से उनको दुकान देने का काम करेंगे। एकदम कम फी पे 200-300 रुपया पे हम लोग उसको मुहैया कराएंगे और अलॉट करेंगे कि ये आपका दुकान है और अस्थायी रूप से आप यहाँ पे आप अपने घर परिवार को चलाने की आप दुकान खोल सकते हैं। बहुत सारे हैं शहर में, जैसे आप पटना जाते हैं तो देखते हैं बस की सेवा है, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर में कोई बस की सेवा नहीं है, सरकारी बस। हम चारों तरफ हम बस की सेवा हम चालू करवाएंगे। ये हमारा तमाम ये मुद्दा जो है, इस मुद्दा को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं और आप सबको बताते हैं। और रोड नाला बिजली पानी जो है, इन तमाम चीज़ों को वेस्टर्न तरीके से इन लोगों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए ये करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता रहे हैं, देखिए काम इस वजह से नहीं होता है कि नेताजी ठेकेदारी देते हैं किसी को
तो 10% 20% उसमें कमीशन लेते हैं। लेकिन संतोष अम्बेडकर अगर विधायक बनता है तो आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करते हैं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के जितने हमारे जनता है, मैं किसी को टेंडर दूंगा तो उसमें से 1 रुपया उससे कमीशन नहीं मांगूंगा। लेकिन उनकी जिम्मेवारी होगी कि अच्छे से बेहतर तरीके से काम करे कि ये जनता हमसे खुश रहे, हमारे विश्वास पे खरा उतरे कि अगले बार कहे कि हमारा नेता ऐसा हो। क्या संदेश आप देना चाहेंगे मुजफ्फरपुर विधानसभा की जनता को? बस मुजफ्फरपुर विधानसभा की जनता को कहना चाहते हैं कि अगर विकास चाहते हैं, जात पात से उठ करके एक बार पेशे से अधिवक्ता हैं, आप एक मौका दीजिए। काम नहीं कर पाया 5 सालों में, दोबारा आपके पास वोट मांगने नहीं आऊँगा। अगर कर दिया तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि वही जनता आकर कहेंगे कि हमारा नेता एडवोकेट संतोष अम्बेडकर है। संतोष अम्बेडकर थे, मुजफ्फरपुर विधानसभा से एएसपी के प्रत्याशी हैं। एएसपी एमआईएम गठबंधन, जीडीए गठबंधन से प्रत्याशी है। एक नया प्रयास हो रहा है, एक नया समीकरण बनाया गया है बिहार में, बिल्कुल वैसे उत्तर प्रदेश की तरह जब उत्तर प्रदेश में मायावती ने ये प्रयास किया था मुस्लिम और दलित एमडी समीकरण का, या कहिए कि कांशीराम ने उसकी शुरुआत कर दिया था, तो एक सफल प्रयास वो हुआ था और बीएसपी ने हुकूमत भी बनाई थी अपने दम पर भी और गठबंधनों की सरकार में भी बसपा रही। बिहार में आज़ाद समाज पार्टी अब इस प्रयास की तरफ बढ़ रही है। देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। इस चुनाव में जो गठबंधन बना है उसको कितनी सफलता मिलती है। इंशाल्लाह हम लोग बस नवंबर में 14 तारीख के बाद रिजल्ट देख करके इसको समझेंगे और आगे ये लोग किस तरह को लेकर जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है गठबंधन बनते हैं चुनाव के अंदर जो दलित और मुस्लिम पार्टियां होती है और चुनाव के बाद वो गठबंधन टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो लड़ाई असल है सामाजिक न्याय की या जो लड़ाई है मुसलमानों और दलितों के डेवलपमेंट की, वो लड़ाई रुक जाती है, उसमें जो है यूनाइट होकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब ये गठबंधन जो बना है ये चुनाव तक ही रहता है या चुनाव के बाद भी मुस्लिम और दलित एक्टिविस्ट, मुस्लिम और दलित लीडरशिप वाली पार्टियां मिल करके काम कर पाती है या नहीं, ये चुनाव के बाद हम लोग देखेंगे।